सोचिए आपके शहर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल है और सरकार सिर्फ मीटिंग्स कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे में एक चिट्ठी भी सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है? कोर्ट की इसी असाधारण शक्ति की आज हम परत दर परत पड़ताल करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये है वकील साहब की एक नई सीरीज, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। बिल्कुल, और आज का ये बेहद जरूरी टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट्स के आधार पर ही चुना गया है। हाँ, कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि इस कॉन्सेप्ट में काफी कंफ्यूजन होता है। तो आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में हमेशा के लिए क्लियर करेंगे। बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, ये कब और क्यों शुरू हुई और कैसे इसने आम आदमी के अधिकारों की रक्षा की है। और साथ ही हम इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखेंगे। क्या ये जजों द्वारा अपनी सीमा लांघना है? मतलब क्या ये जुडिशियल ओवररीच बन जाता है? चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब न्यायिक सक्रियता है क्या? आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोर्ट का काम है दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाना, A वर्सेस B। सही बात है, लेकिन न्यायिक सक्रियता इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सीधे शब्दों में, जब अदालतें सिर्फ एक रेफरी की भूमिका छोड़कर संविधान की रक्षा के लिए और लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए खुद आगे बढ़कर सरकार और प्रशासन को निर्देश देती हैं, अच्छा, तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। मतलब कोर्ट एक प्रोएक्टिव रोल ले रहा है। हाँ, इसका मूल विचार ये है कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए बनी एक मोटी किताब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। और कोर्ट का काम ये सुनिश्चित करना है कि उसके सिद्धांत असल जिंदगी में भी लागू हों। मतलब कोर्ट से बैठकर केस का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि समाज में हो रहे अन्याय को देखकर खुद एक्शन ले रहा है। एग्जैक्टली। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कोर्ट को ये शक्ति मिलती कहाँ से है? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि संविधान में कहीं भी जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द तो लिखा ही नहीं है। ये बहुत जरूरी सवाल है और यही स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ। देखिए, शब्द भले ही न लिखा हो, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी शक्ति संविधान के कुछ बहुत शक्तिशाली आर्टिकल्स में छिपी है। कौन सी आर्टिकल्स? इसकी शक्ति तीन मुख्य जगहों से आती है। पहला है आर्टिकल 32, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गारंटर बनाता है। मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल। और वैसे ही शक्ति हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के तहत मिलती है, राइट? एग्जैक्टली। ये दोनों आर्टिकल्स कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देते हैं, लेकिन असली ब्रह्मास्त्र है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142? हाँ, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी मामले में कोई भी आदेश देने की असाधारण शक्ति देता है। एक मिनट, पूर्ण न्याय का क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मौजूदा कानून से न्याय नहीं हो पा रहा तो कोर्ट कानून से परे जाकर भी आदेश दे सकता है? बिल्कुल। आप सोचिए इसकी ताकत के बारे में। ये कोर्ट को एक तरह से एक दिन की विधायिका बना देता है, जो किसी खास स्थिति में न्याय के लिए नया रास्ता बना सकती है। कोई उदाहरण है इसका? अरे कई हैं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने से लेकर ताजमहल को प्रदूषण से बचाने तक आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। तो इन्हीं आर्टिकल्स की बड़ी और उदार व्याख्या ने ही न्यायिक सक्रियता को एक मजबूत संवैधानिक आधार दिया है। तो ये तो हुई कानूनी बुनियाद की बात, लेकिन भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर निकलना पड़ा? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और इमरजेंसी के काले दौर से जुड़ी है। आजादी के बाद शुरुआती 2 दशकों में, मतलब 1950 से लेकर 70s की शुरुआत तक, हमारे कोर्ट्स जुडिशियल रिस्ट्रेंट यानी न्यायिक संयम बरतते थे। मतलब ज्यादा दखल नहीं देते थे। हाँ, वो मानते थे कि कानून बनाना संसद का काम है और नीतियां लागू करना सरकार का। कोर्ट को इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। इसका एक क्लासिक उदाहरण है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस। सही। इस केस में कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही लिमिटेड व्याख्या की थी। बिल्कुल। कोर्ट ने बस ये कहा था कि अगर किसी को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है तो बस इतना ही काफी है। मतलब वो प्रक्रिया अच्छी है या बुरी इससे मतलब नहीं। हाँ, न्यायपूर्ण है या नहीं ये नहीं देखा। लेकिन फिर आया 1975-77 की इमरजेंसी का दौर, जिसने सब कुछ बदल दिया। इमरजेंसी सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक सोच का प्रतीक थी, जहां कार्यपालिका ने खुद को संविधान से ऊपर मान लिया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। और इस झटके के बाद कोर्ट को ये एहसास हुआ। हाँ, उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ संविधान की व्याख्या करना काफी नहीं है,
उसे कार्यपालिका की ताकत के सामने एक ढाल बनकर खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये न्यायपालिका के मनोविज्ञान का बदलाव था। और इसी बदलाव से 2 ऐतिहासिक केस निकले जिन्हें हर लॉ स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। पहला था मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। बिल्कुल। इस केस ने आर्टिकल 21 की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। कोर्ट ने ए.के. गोपालन के फैसले को पलटते हुए कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। अच्छा? बल्कि वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित, मतलब जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होनी चाहिए। यानी आप सिर्फ कानून का नाम लेकर किसी की आजादी नहीं छीन सकते। एग्जैक्टली। वो कानून भी सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। इसने आर्टिकल 21 को एक नई जिंदगी दे दी। और दूसरा केस जो शायद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण केस है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। अरे हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बिल्कुल। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। सही। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, उसकी शक्ति बहुत बड़ी है लेकिन असीमित नहीं है। वो संविधान की नींव को नहीं बदल सकती। हाँ, उसके मूल ढांचे को, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, इन सब को नहीं बदल सकती। यहीं से भारत में मजबूत न्यायिक सक्रियता की औपचारिक शुरुआत हुई, जहां कोर्ट ने खुद को संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में स्थापित किया। सही कहा। तो मेनका गांधी और केशवानंद भारती केस ने न्यायपालिका को एक नई सैद्धांतिक शक्ति तो दे दी, लेकिन सवाल ये है कि इस शक्ति को जमीन पर उतारा कैसे गया? वो कौन से हथियार थे जिनका इस्तेमाल कोर्ट ने आम लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए किया? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए कोर्ट ने कुछ बहुत ही इनोवेटिव टूल्स, कुछ नए तरीके विकसित किए। जैसे कि? इसका सबसे पहला फीचर था मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या, मतलब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को सिर्फ लिखे हुए शब्दों तक सीमित नहीं रखा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ओल्गा टेलिस वी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस। ये तो फुटपाथ पर रहने वालों का केस था, है ना? हाँ, बंबई में नगर निगम ने फुटपाथ पर रहने वालों को हटाने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर उन्हें हटाया गया तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। बिल्कुल। तब कोर्ट ने क्रांतिकारी फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें आजीविका का अधिकार यानी राइट टू लाइवलीहुड भी शामिल है। वाह! क्योंकि बिना रोजगार के सम्मान से जीना संभव नहीं है। मतलब कोर्ट ने जीवन के अधिकार को गरिमा से जीने के अधिकार से जोड़ दिया। बिल्कुल। इसका दूसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार जिसके बारे में हम सुनते हैं वो है PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये न्यायिक सक्रियता की आत्मा है। पहले एक नियम होता था जिसे लोकस स्टैंडी कहते हैं। लोकस स्टैंडी मतलब था कि कोर्ट में सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, कोई और नहीं। तो अगर कोई बंधुआ मजदूर है तो उसे खुद कोर्ट आना होगा, जो कि असंभव था। हाँ बिल्कुल, लेकिन SP गुप्ता वी यूनियन ऑफ इंडिया 1981 केस के बाद ये सब बदल गया। कैसे? इस केस ने लोकस स्टैंडी के नियम में ढील दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुद्दा बड़े जनहित का है और जो लोग पीड़ित हैं वो गरीबी या किसी और वजह से कोर्ट नहीं आ सकते, तो उनकी तरफ से कोई भी नागरिक या सामाजिक संस्था कोर्ट आ सकती है। यहाँ तक कि एक पोस्टकार्ड को भी रिट याचिका मानकर कार्रवाई शुरू की गई। सिर्फ एक पोस्टकार्ड को? हाँ, इसी एक बदलाव ने कोर्ट के दरवाजे गरीबों, कैदियों और वंचितों के लिए खोल दिए। लेकिन क्या इससे अदालतों पर बोझ नहीं बढ़ गया? क्या हर कोई किसी भी मुद्दे पर याचिका दायर करने नहीं लगा? ये एक बहुत ही वैलिड चिंता है। और हाँ, समय के साथ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी समस्याएं भी सामने आईं। हाँ? इसीलिए कोर्ट्स अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वो PIL दाखिल करने वाले की साख को भी देखते हैं और बेबुनियाद याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाते हैं। संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा कोर्ट एक और तरीका अपनाती है जिसे कंटिन्यूइंग मैंडेमस कहते हैं। ये क्या है? इसका मतलब है कि कोर्ट किसी केस में सिर्फ फैसला सुनाकर चुप नहीं बैठ जाती। अच्छा? बल्कि वो एक सुपरवाइजर की तरह समय समय पर सरकार और एजेंसियों से रिपोर्ट मांगती है कि उसके आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं। जैसे विनीत नारायण वी यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस में हुआ था। एग्जैक्टली। उस केस में कोर्ट ने CBI और CVC में सुधारों के लिए आदेश दिए और सालों तक उसकी निगरानी करती रही ताकि वो आदेश सिर्फ कागज पर न रह जाएं। और सबसे जरूरी, जब किसी मुद्दे पर कोई कानून नहीं होता तो कोर्ट खुद गाइडलाइंस बनाती है। हाँ।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। उस समय काम की जगह पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। बिल्कुल, ये एक कानूनी खालीपन था। तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद विस्तृत गाइडलाइंस जारी की, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। और ये गाइडलाइंस तब तक कानून की तरह लागू रहीं जब तक कि 2013 में संसद ने इस पर कानून नहीं बना दिया। ये न्यायिक सक्रियता का शिखर था। तो ये तो साफ है कि न्यायिक सक्रियता ने कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जैसे पर्यावरण सुरक्षा। बिल्कुल। MC मेहता के केसों की वजह से गंगा की सफाई से लेकर दिल्ली में CNG बसें चलाने तक कोर्ट ने बड़े बड़े आदेश दिए। सही कहा। कोर्ट ने ही कहा कि स्वच्छ पर्यावरण में रहना आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। और शासन में पारदर्शिता को लेकर भी कोर्ट सक्रिय रही है। हाँ, जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस, जब कोर्ट ने 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिए तो ये सरकार के लिए एक बड़ा संदेश था कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। और हाल ही का शायरा बानो 2017 केस भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू में क्या अंतर है। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है। क्या? आप ऐसे सोचिए कि जुडिशियल रिव्यू एक क्रिकेट अंपायर की तरह है। अंपायर की तरह? हाँ, उसका काम बस ये देखना है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो संविधान के रूल्स के अंदर है या नहीं। बस आउट है या नॉट आउट ये बताना। वो खेल की नियम नहीं बदलता। अच्छा, और जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म एक कोच की तरह है। वो ये भी देखता है कि न्याय का खेल सही भावना से और सही तरीके से खेला जाए। और अगर जरूरत पड़े तो खेल को बेहतर बनाने के लिए वो नए नियम भी बताता है या खेलने का तरीका भी सुधारता है। मतलब वो सिर्फ कानून को परखता नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी देता है। बिल्कुल। रिव्यू एक तरह से रिएक्टिव भूमिका है, जबकि एक्टिविज्म एक प्रोएक्टिव भूमिका है। ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है, पर यही तो विवाद की जड़ है। हाँ, कि क्या एक जज को कोच की भूमिका निभानी चाहिए? सही बात है। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसकी तारीफ ही करते हैं, इस पर बहुत तीखी बहस भी होती है। आलोचक कहते हैं कि इससे शक्तियों के पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत कमजोर होता है। हमारे संविधान ने सरकार के 3 अंग बनाए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के काम बटे हुए हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म से कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल देती है। इसी को न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच भी कहा जाता है। मतलब ये तर्क दिया जाता है कि दिल्ली में पटाखे बैन करने हैं या नहीं, ये सब नीतियां बनाना जजों का काम नहीं है। हाँ, ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का काम है। जज जनता द्वारा चुने नहीं जाते। उनके पास न तो पॉलिसी बनाने की विशेषज्ञता होती है, न ही वो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसे एक लोकतांत्रिक कमी या डेमोक्रेटिक डेफिसिट भी कहा जाता है। सही। तो कुल मिलाकर न्यायिक सक्रियता एक दोधारी तलवार की तरह है। बिल्कुल। एक तरफ इसने भारत में मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। हाँ? उन लोगों को आवाज दी है जिनकी कोई नहीं सुनता। और इसने संविधान को महज एक किताब से निकालकर एक जिंदा दस्तावेज बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसे अपनी सीमाओं की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना होगा, ताकि ये न्यायिक अतिक्रमण न बन जाए। न्यायपालिका को ये ध्यान रखना होगा कि वो सरकार की जगह न ले ले। संविधान का संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। तो अगर इस संतुलन को समझ लिया तो न्यायिक सक्रियता के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में शक्तियों के बीच एक निरंतर चलने वाला संवाद है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक लोकतंत्र में जब चुनी हुई सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो क्या बिना चुने हुए जजों को जनता का रक्षक बनना चाहिए? और अगर हाँ, तो उस शक्ति की सीमा कौन और कैसे तय करेगा? क्या न्यायपालिका खुद अपनी सीमाएं तय कर सकती है, या फिर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा एक तनाव बना रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आपकी ही डिमांड पर। नमस्कार। नमस्कार। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।